नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं अपनी लिखी एक कहानी लेकर। मेरे लेखन को नया आयाम दिया है मेरे मित्र अनिरुद्ध बसु ने। कहानी का शीर्षक है प्रेम अमावस। इन निगाहों से खुद मैंने अपनी चाहत को दम तोड़ते हुए देखा था। हवा कुछ कम सी थी शायद। उन कई शामों में जब मैंने अपने पहले प्रेम के सांसों की नाजुक सी रेशमी डोरियों को एक एक करके टूटते हुए महसूस किया था। मुझ जैसे कईयों की कहानियां कुछ ऐसी ही होती होंगी, पर यह कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक एहसास है जो मेरी रूह को बांधे हुए है, आज तक मेरे व्यक्तित्व को थामे हुए है। ये कहानी मेरी है। उस वक्त 18 का था मैं, और उसकी उम्र भी तकरीबन उतनी ही रही होगी। आज भी एक सजीव चलचित्र सी आंखों के सामने तैर सी जाती है वो शाम। 19 जून 2004 उमस भरी दोपहर के बाद एक हल्की हवादार शाम थी वो। ठीक जैसे उमस भरा मैं और ठंडी हवा के झोंके सी वो। सच कहूं तो ऐसी कुछ शामों की महक मुझे आज भी मदहोश कर जाया करती है। मेरा अंतर्मन जैसे कुछ ढूंढा करता था उन दिनों। शायद इसी एहसास को ढूंढता रहा हो जो मेरी इस कहानी की प्रेरणा बन गई। ये दिल और दिमाग मानो हर पल हर लम्हा उस नए से एहसास को जीने के लिए पागल सा फिरता था, ठीक उस हिरण के मानिंद जो खुद अपनी ही कस्तूरी की बेकरारी में पागल सा फिरता है। आज भी कभी यूं ही अकेले में बैठे हुए खुद से कुछ सवाल दोहरा लिया करता हूं मैं। क्यों नहीं पहचान पाया था उसे उस वक्त में? हाँ, वो एक लड़की जो मेरे जीवन के जर्जर मकान को ईंट से बनकर एक स्थायी रूप देने को तत्पर थी, प्रतिबद्ध सी थी। फिर उस संजीवनी को कैसे जाने दे सका मैं? ऐसे ही कुछ अनुत्तरित प्रश्न जब अकेली शामों में मुझे झकझोरा करते हैं, उस वक्त भी एक मृग तृष्णा सी वो मेरे आसपास मौजूद रहती है, वही मुझे जीने का सलीका सिखाने वाली। क्या दौर था वो! वाह, कहने को तो कुछ असाधारण नहीं था उस दौर में, बस खास ऐसे था वो दौर कि सब कुछ ही बहुत साधारण था उसमें। इस नए तकनीकी युग में साधारण ही सात्विक हो चुका है। तो हाँ, सात्विक ही था मेरा वो जमाना। पेंटियम 4 के कंप्यूटर पर खनकती डॉल्फिन के स्पीकर की आवाज और उस पर जॉन ब्रहम का बजता हुआ वो गाना, ओ जाने जाना, एक पूरी पीढ़ी को शायद इश्क करना सिखा दे। मेरे शहर इलाहाबाद के वर्क कल्चर का हिस्सा रहा है दोपहर की एक छोटी सी मीठी नींद, जो शामों को लगने वाली गली चौराहे की चौपालों के लिए हम इलाहाबादियों को तरोताजा रखा करती थी। पर मुझे ना तो उन बकैती से भरपूर चौपालों में कोई दिलचस्पी थी और ना ही दोपहर वाली नींद की मिठास में। उन सन्नाटे भरे दोपहरों में मैं अपने कमरे के सामने वाले बारजे पर लगे झूले पर अपनी पीठ टिकाए हुए अक्सर कुछ भी उलझुल लिख लिया करता था मेरी प्यारी डायरी में। ऐसी ही एक दोपहर थी वो, जब मैं कुछ पंक्तियों को अपनी कलम से उस प्यारी डायरी के खाली पन्ने पर उकेर रहा था कि अचानक वो नीचे तल से सीढ़ियों से धप धप करती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई। नाम सुगंधा था उसका। एक सुगंध सी उठी थी उसके आने से, जो एहसास करा गई थी कि उसने अपने बाल शायद सनसिल्क शैंपू से धोए होंगे। उसकी वो बड़ी बड़ी डोरदार आंखें जैसे हर लम्हा एक नई कहानी कहती थी। उसके हल्के सांवले मगर उजले चेहरे से एक पहाड़ी सी झलक मिलती थी। मैं अपनी कलम को दाएं हाथ की उंगलियों में फंसाए हुए बस उसे अनवरत निहार रहा था, और उसने अपने घने घुंघराले बालों को अपने बाएं कंधे के ऊपर आगे की तरफ लाते हुए कहा, अरे रोहन, सोते नहीं क्या तुम? जब देखो लोगों की तरह जागा ही करते हो। लड़प्पन की फिक्र थी उसके उस सवाल में, और एक पूरी दुनिया की हंसी थी उसकी उस मुस्कान में। मेरा चित्त और मेरा मन बस उसे बरबस निहारने में व्यस्त था। वो फिर बोल पड़ी,
कुछ लिख रहे हो क्या जी? दिखाओ, दिखाओ तो, बोलकर लगभग मेरी तरफ लपकी थी वो। उसके एक के बाद एक दागे गए प्रश्न मुझे मेरी अवचेतन अवस्था से बाहर ले आए थे। मैंने उसकी पकड़ से अपनी डायरी बचाते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरे अरे कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट वर्क है, हो ही गया बस। कहते हुए मैंने अपनी डायरी को बगल में रखे गमले के पीछे रख दिया। उसके बाद भी वो बहुत कुछ बोलती रही। अचार, चूरन, अमिया और हाँ वो आनंदी वाला टीवी सीरियल बहुत पसंद था उसे वो। सुगंधा बस बोलती ही जाती थी और मुझे उसके उन थिरकते होंठों के अलावा बाकी की बातें बस धुंधली सी ही याद है। उन लरसते होंठों की थिरकन आज भी थोड़ी सी ही सही कभी तो दे ही जाती है। मेरे इलाहाबाद शहर में गर्मियों की शामें बहुत सुहानी हुआ करती है, खासकर वो शामें जब किसी अनजानी समस्या से बिजली कट जाया करती है। बस बिजली गुल हुई नहीं कि हमारा पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों पर उमस भरी गहरी शामों को गमछे से गीला करने की कोशिश में जुट जाया करता था। ऐसी ही एक शाम थी वो, और जमाना कुछ ऐसा था कि मोबाइल फोन एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। पर मेरे पूजनीय पिताजी की असीम अनुकंपा से वो वस्तु मुझे मिली थी। मेरे उस नोकिया 1100 मोबाइल का इस्तेमाल मैं वैसे ही कुछ शामों में स्नेक गेम खेलते हुए किया करता था। बस लेवल अप होने ही वाला था कि वो छत पर धमक पड़ी। सुगंधा 8 महीने पहले 2 सालों के लिए मेरे घर पर रहने आई थी। उसे अपनी सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करनी थी। उसके और मेरे परिवारों में पारिवारिक मित्रता थी, तो बस उसी मित्रता का फर्ज निभाने और शायद मुझे मेरे अकेलेपन में सहयोग देने छत पर आ गई थी वो। सवालों का फव्वारा थी वो, जाने कहां कहां से ढूंढ के लाती थी दुनिया के अजीबोगरीब सवाल। अरे रोहन, सोचो जरा, 2 रुपए की कुल्फी में क्या दूध डालते होंगे? हद है, यहां तो 2 रुपए में 4 घूंट दूध पीने को ना मिले। उस शाम को भी हम ऐसी ही फालतू और गैर जरूरती बातों में उलझे हुए थे। तभी पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने अपने अनमन के तम से बाहर झांकते हुए एक दबा हुआ सवाल उससे पूछ लिया, सुनो, क्या तुम किसी को लाइक करती हो? वो अपनी उंगलियों को ऐंठते हुए जरा सी कतराई थी। हाँ, ऐसा कुछ खास बताने के लायक तो नहीं है, पर हाँ है कोई। पिछले महीनों में कई रातें उसके हाथ में अपने हाथ को लेकर झूठे ही सोने का नाटक किया था मैंने। उसका चेहरा उसके कहे शब्दों से ज्यादा बोलता था। मैं उसके अनकहे शब्दों से ही समझ गया था कि वो शख्स मैं नहीं था। एक तीर सा जा घुसा था सीने में, कहीं बहुत गहराई में। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर इसका मतलब यह तो नहीं था कि उस खास शख्स की जगह मैं नहीं ले सकता था। लखनऊ के हजरतगंज इलाके की एक गली के आखिरी मकान की रहने वाली थी सुगंधा। उस इलाके में 6-7 मकान छोड़कर द्विवेदी हाउस के सुपुत्र सुमित कुमार के प्रेम आकर्षण में थी वो। मुझे अंदाज तो था, पर मैंने कभी उससे पूछा नहीं था। मैं खामोशी में अपनी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था। तभी अपनी मर्यादा लांघती हुई सुगंधा अपनी एक राज की बात मुझे बता गई थी। सुमित तो याद होगा ना तुमको? अरे वही जो लखनऊ से निकलते समय स्टेशन पर मिला था। चहककर वो जरा सी शर्मा सी गई थी। अपने मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में मैंने उसके चेहरे को जरा गुलाबी होते हुए साफ देखा था। खुद से भी ज्यादा पहचानने लगा था उसको मैं। उस सुमित द्विवेदी को कैसे भूल सकता था मैं? घुंघराले बाल, सांवला लंबा और गठीला बदन। मुझसे हंसकर हाथ मिलाते वक्त गुटके की पीक उसके होठों के किनारे से टपक गई थी, जिसे अपनी अतरंगी कमीज की बाह से पोंछा था उसने। मैं अपने ख्यालों में सुमित की सजीव मूर्ति को तोड़ता रहा और सुगंधा ने उसी दरमियान मुझे बताया कि कैसे उसके प्रेम प्रसंग की शुरुआत एक बेनामी चिट्ठी से हुई थी। तभी मुझे मेरे अवचेतन के सफर से बाहर खींचती हुई मेरी दाईं बाह पकड़कर बोली थी वो, सुनो ना प्लीज,
एक मदद कर दो ना, अपने मोबाइल से एक बार सुमित जी का नंबर डायल करके दे दो। पता है कितने दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई। फिक्र की लकीरें उसके माथे पर थी और मेरे भी। उसके अपने कारण थे और मेरे अपने। उसका अपना व्यक्तिगत प्रसंग था और मेरे जहन में उसकी कुछ बातें ठोकर से मार रही थी। जैसे सुमित जी, उनसे बात नहीं हो पाई। वो सुमित का बेसिक नंबर बोलती गई और मैं एक कठपुतली सा उस नंबर को डायल करता रह गया। रिंग जाने पर मैंने मोबाइल उसे थमाया और बिना कुछ भी कहे उस छत की काई लगी दीवार के पास उसे अकेला छोड़कर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ सड़क पर आ गया। मुंह कड़वा हो चुका था मेरा और उसकी प्रेम भरी बातों का श्रोता बनकर अपने कानों में तेजाब नहीं उड़ेलना चाहता था। मैं सड़क पर निकलकर अंधेरे में अपने कदमों को बढ़ाते हुए मैं चलता चला गया। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद लालटेन की रोशनी में लुपलुपाती पान की गुमटी दिखाई पड़ी। एक रोग सा महसूस हो रहा था मुझे, शायद प्रेम रोग रहा हो। उसी रोग के ज्वर में मैंने 3-4 सिगरेट खरीद ली थी। रोड डिवाइडर के किनारे पर लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर उस सुनसान अनजान अंधेरे में सिगरेट सुलगाकर एक के बाद एक गहरी कश खींचने लगा था मैं। खांसी से कई बार चेहरा लाल हुआ था मेरा, पर मुझे अपने मन के सन्नाटे को किसी भी तरह से तोड़ना था। बस सही गलत का उस रोज पता तो था ही नहीं, पर जो था वही था। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा था। कहानी के दूसरे हिस्से के इंतजार में रहिएगा जरूर। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।